चलिए शुरू करते हैं। पुनः स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और मैं जैसे बात कर रहा हूँ कि कत्यूरी राजवंश की हम बात करेंगे कि कत्यूरी राजवंश की स्थापना, जरा ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। कत्यूरी राजवंश की स्थापना उत्तराखंड में कैसे हुई, हम बहुत कुछ चीजें जान चुके हैं। हम यह जान चुके हैं कि अगर हम कत्यूरी राजवंश की बात करें तो हम यह जान चुके हैं कि भाई क्या स्रोत है हमारे पास। तो हमने कल पढ़ा था शिलालेख हो गए हैं, स्मारक हो गए हैं, ठीक है, आपके धार्मिक नृत्य हो गए हैं और आपके जागर हो गए हैं, ठीक है। इन चार स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है कि उत्तराखंड में कत्यूरी वंश का शासन रहा था। लेकिन हमने यह भी पढ़ा कि भाई कत्यूरी वंश की अगर हम बात करें तो तुरंत पौरव वंश के बाद कत्यूरी वंश आता है। जब पौरव वंश चल रहा था उत्तराखंड में तो यहाँ पर अराजकता थी, अनेक सामंतों का उदय था। लेकिन उन सामंतों को जो है उन सामंतों को अगर जो है हम कहेंगे कि एक सूत्र में बांधा या फिर एक जो है हम कहेंगे केंद्रीकरण का काम किया, तो किसने किया? कत्यूरी राजाओं ने, ठीक है। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि कत्यूरी राजाओं की अगर हम बात करें तो बसंत देव का नाम आता है कि जो बसंत देव थे उन्हें जो है कत्यूरी राजवंश का संस्थापक माना जाता है। आज हम यह जानेंगे कि कत्यूरी लोग यहाँ पर कैसे आए या फिर कत्यूरी वंश की स्थापना उत्तराखंड में कैसे हुई, ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें मैंने कहा जो विद्वान हुए हैं या जो इतिहासकार हुए हैं उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से शिव प्रसाद डबराल चारण की बात आती है, ठीक है, या फिर एटकिंस की बात आती है। एटकिंस क्या कहते हैं, शिव प्रसाद डबराल चारण क्या कहते हैं। राहुल सांकृत्यायन का नाम सुना है? राहुल सांकृत्यायन का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, वो क्या कहते हैं। तो पहला मत मैं आपको बता रहा हूं कि कत्यूरी लोग कहां से आए। तो पहला मत यह है कि कुछ विद्वानों का मानना है कि अल्मोड़ा से शालिवाहन नामक एक सूर्यवंशी राजकुमार अयोध्या से आकर कत्यूर नामक स्थान पर निवास करने लगा। कि अयोध्या से एक सूर्यवंशी राजकुमार आया और वह कत्यूर नामक स्थान पर निवास करने लगा। उसी के वंशज आगे चलकर कत्यूर के निवासी होने के कारण कत्यूरी कहलाए। पहला मत तो यह है। लेकिन यह मत तो है, लेकिन अगर हम इस मत की बात करें तो यह मत जो है प्रामाणिकता का इसमें अभाव है। मतलब इसमें प्रामाणिकता नहीं है, हमारे पास प्रूफ नहीं है कि कैसे क्या ये सही था। लेकिन एक मत है भाई कि एक जो है क्या कहते हैं अयोध्या से एक सूर्यवंशी राजकुमार आया, वो कत्यूर नामक स्थान पर बसा और आगे फिर कत्यूर से ही इनका नाम आगे क्या जाने लगा, कत्यूरी पड़ा इनका नाम, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला जो मत है उसकी अगर हम बात करें तो अगला जो मत है हम एटकिंस का नाम आपने सुना है? एटकिंस ने कौन सी पुस्तक लिखी है, बोलो? हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स। याद रखें ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स के लेखक कौन है भाई? हाँ, गढ़वाल गजेटियर्स के कौन है? हाँ, तो ठीक है। तो एटकिंस की हम बात कर रहे हैं। तो एटकिंस की अगर हम बात करें तो एटकिंस का कहना है कि जो कत्यूरी लोग थे वो काबुल और पश्चिम हिमालय के मतलब निवासी थे। वो काबुल में रहते थे। काबुल किसकी राजधानी है? अफगानिस्तान की राजधानी। कि वो काबुल में रहते थे या हिमालय के पश्चिम में रहते थे, वहां से वो लोग आए। कौन? कत्यूरी लोग आए। ये किसका मत है? ये एटकिंस का मत है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि राहुल सांस्कृत्यायन क्या कहते हैं? राहुल सांस्कृत्यायन कहते हैं कि कत्यूरी वंश को शक कुषाण से संबंधित माना जाता है। कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कत्यूरी वंश शक और कुषाणों से संबंधित हैं। उनके अनुसार हुणों से प्राजित हुण जो रहे, हुणों से पराजित होने के पश्चात शक कुषाणों ने उत्तराखंड में कत्यूरी वंश की नींव डाली। ये राहुल
सांस्कृत्यायन का कहना है। तो एक तरफ तो राहुल सांस्कृत्यायन हो गए हैं, एक तरफ एटकिंस हो गए हैं, एक तरफ जो है एक हमने कहा एक जनरल मत हमने पढ़ा, एक सामान्य मत है, ठीक है। लेकिन आगे आगे अगर हम पढ़े तो उत्तराखंड के जो इतिहासकार रहे हैं प्रमुख रूप से शिव प्रसाद डबराल चारण। अगर हम शिव प्रसाद डबराल चारण की बात करें तो वो कहते हैं कि जो कत्यूरी लोग थे वो खस थे, खस थे वो लोग, और अपने मत को प्रमाणित करने हेतु उन्होंने बंगाल के पाल शासकों के अभिलेखों का सहारा लिया कि पाल कत्यूरियों के समकालीन थे। पाल अभिलेखों के अनुसार खस देश पालों के अधीन था। खस उत्तराखंड की शक्तिशाली प्रसिद्ध जाति थी। उन्होंने कोल व किरातों को पराजित कर उत्तराखंड में अपनी सत्ता स्थापित की। डबराल का मत अन्य मतों की अपेक्षा उचित प्रतीत होता है। साथ ही कत्यूरी तथा खसों की सामाजिक स्थिति में काफी समानता थी। उत्तराखंड के राजपूत राजा खस एवं कत्यूरी वंश के वंशज दोनों निम्न स्तरीय मानते थे। तो डबराल का जो मत है भाई वो महत्वपूर्ण मत है, ठीक है। डबराल जो कहते हैं इसको कहा जाता है कि ये सही है। और कत्यूरी वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी तो हम पढ़ चुके हैं कार्तिकेयपुर थी। लेकिन मतों की हमने बात करी तो 3-4 मत हैं, ठीक है। राहुल सांस्कृत्यायन का मत अलग है, एटकिंस का मत अलग है, एक सामान्य मत अलग है, लेकिन सबसे प्रमाणिक मत हमने किसका कहा? शिव प्रसाद डबराल चारण। आप लिख देंगे, लिखिए इस तरह से लिखिए कि कत्यूरियों की उत्पत्ति कैसे हुई। इस तरह से एक हेडिंग बनाएं कि कत्यूरियों की उत्पत्ति कैसे हुई, कि कत्यूरी लोग कहां से आ गए हैं उत्तराखंड में। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि इसमें कई सारे मत दिए हुए हैं कि कत्यूरी लोग कैसे आए हैं, लेकिन फिर भी हम एक आध मत पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे शिव प्रसाद डबराल चारण को। इसमें आप लिखेंगे, आपने लिखा कि कत्यूरियों की उत्पत्ति, ठीक है। इसमें लिखिए उत्तराखंड के इतिहासकार, उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकार, इस तरह से लिखें, उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल। उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल के मतानुसार, उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल के मतानुसार कत्यूरी खस थे। अपने मत को प्रमाणित करने हेतु उन्होंने बंगाल के पाल शासकों के अभिलेखों का सहारा लिया है। अपने मत को प्रमाणित करने हेतु उन्होंने बंगाल के पाल शासकों के अभिलेखों का सहारा लिया है, ठीक है। कि भाई उन्होंने ये तो कह दिया है कि कत्यूरी लोग खस थे, लेकिन फिर उन्होंने इसको प्रमाणित करने के लिए क्या किया कि बंगाल के जो पाल शासक थे उन्होंने बंगाल में शासन किया। अपने मत को प्रमाणित करने हेतु उन्होंने बंगाल के पाल शासकों के अभिलेखों का सहारा लिया। पाल कत्यूरियों के समकालीन थे। जब उत्तराखंड में कत्यूरी वंश शासन कर रहा था तब बंगाल में पाल शासक शासन कर रहे थे। तो हम ऐसा कहेंगे कि जो पाल थे वो कत्यूरियों के समकालीन थे। पाल अभिलेखों के अनुसार जो पालों के जो अभिलेख थे, पाल अभिलेखों के अनुसार खस देश पालों के अधीन था। पाल
अभिलेखों के अनुसार खस देश मतलब क्या हुआ? उत्तराखंड ना। खस देश मतलब उत्तराखंड, ठीक है। खस देश मतलब उत्तराखंड की। उत्तराखंड किसके अधीन था? पालों के अधीन था। पाल कहाँ के थे? बंगाल में शासन करते थे, और उत्तराखंड जो है वो पालों के अधीन था। खस देश पालों के अधीन था। खस उत्तराखंड की शक्तिशाली प्रसिद्ध जाति थी। खस उत्तराखंड की शक्तिशाली प्रसिद्ध जाति थी। खस उत्तराखंड की शक्तिशाली प्रसिद्ध जाति थी। उन्होंने कोल व किरातों को पराजित कर उन्होंने कोल और किरातों को पराजित कर उन्होंने कोल और किरातों को पराजित कर उत्तराखंड में अपनी सत्ता उन्होंने कोल और किरातों को पराजित कर उत्तराखंड में अपनी सत्ता स्थापित की थी। अब फिर इसको जरा जान लीजिएगा कैसे, जो लिख तो दिया हमने, लेकिन इसको हम कैसे पहचानेंगे, कैसे हम इसको समझेंगे। इसको समझने का एक तरीका है कि भाई शिव प्रसाद डबराल चारण कहते हैं कि जो कत्यूरी थे वो खस थे। कत्यूरी क्या थे? खस थे। अब कैसे उन्होंने कत्यूरियों को खस कह दिया? उन्होंने कहा कि जब उत्तराखंड में खसों का शासन था, खस मतलब कत्यूरियों का शासन था, तो बंगाल में पाल वंश का शासन था, ठीक है। और पाल वंश के लोगों ने जो है खस को अपने अधीन कर दिया था, मतलब पालों का भी उत्तराखंड में शासन रहा था, ठीक है ना, है ना। ये कहां से प्राप्त होता है? ये पाल अभिलेखों से प्राप्त होता है, ठीक है। और खस जो थी वो उत्तराखंड की प्राचीन बहुत शक्तिशाली जनजाति थी। 3 जातियां हैं उत्तराखंड की जो बहुत प्राचीन, उनको याद रखना है। एक तो खस है, एक कोल है और एक किरात है। खस, कोल, किरात, ये तीनों जनजातियां जो है बहुत प्राचीन जनजातियां हैं उत्तराखंड की। खस का नाम आता है, कोलों का नाम आता है और किरातों का नाम आता है। खसों ने इन दोनों पर शासन किया, कोलों पर भी और किरातों पर भी, खसों ने, ठीक है। अब जो खस लोग थे, अब क्यों ऐसा कहा जाता है कि जो कत्यूरी थे वो उनका जो है उनकी उत्पत्ति खसों से हुई? ऐसा कहा जाता है कि जो कत्यूरी थे और जो खस थे उनमें समानता है। उनमें क्या है? वो लगभग एक जैसे हैं दोनों। खस और कत्यूरियों में क्या है? समानता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कत्यूरियों का उत्पत्ति कहां से हुई थी? खसों से हुई थी। ऐसा कौन कहते हैं? शिव प्रसाद डबराल चारण कहते हैं। मैंने आपको बताया उत्तराखंड की 3 जातियां खस हो गई है, और आपका जो है कोल हो गया है, और आपका जो है किरात हो गया है। ये उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियां हैं वही ये। लेकिन इन दोनों पे खसों ने शासन किया, ठीक है। और खसों पर किसने शासन किया? पाल लोगों ने शासन किया। ये पाल लोग कहाँ के थे? बंगाल के रहने वाले थे, बंगाल के शासक थे, ठीक है। अब इनके अभिलेखों में लिखा हुआ है, पाल जो शासक थे उनके जो अभिलेख है उसमें लिखा हुआ है कि खस उत्तराखंड की जो है शक्तिशाली जनजाति थी, उसने जो है कोल और किरातों पर शासन किया। फिर बाद में अगर हम बात की बात करें तो बाद में यह होता है कि डबराल का मत अन्य मतों की अपेक्षा उचित प्रतीत होता है। साथ ही कत्यूरी तथा खसों की सामाजिक स्थिति में भी काफी समानता थी, कि जैसे खस थे वैसे ही कत्यूरी हैं, वैसे ही कत्यूरी थे। खस और कत्यूरियों की सामाजिक स्थिति दोनों एक जैसी थी। जैसी सामाजिक स्थिति खसों की थी वैसी ही सामाजिक स्थिति किसकी थी? कत्यूरियों की। तो ये कहा गया कि कत्यूरी लोगों की उत्पत्ति कहां से हुई? खस से हुई, ठीक है। तो इस मत को जो है प्रमाणिक मत माना जाता है, ठीक है। हमने कहा कि शिव प्रसाद डबराल कहते हैं कि कत्यूरी तथा खसों की सामाजिक स्थिति में काफी समानता थी। उत्तराखंड के राजपूत राजा खस एवं कत्यूरी वंश के वंशज
दोनों को निम्न स्तरीय मानते थे। ठीक है, तो इस मत को हम ज्यादा मानेंगे। वैसे हमने एटकिंस का मत पढ़ा, राहुल सांस्कृतियन का मत पढ़ा, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रमाणिक मत है वो किसका है? शिव प्रसाद डबराल चारण का। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ कि उत्तराखंड के इतिहास के प्रसिद्ध इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल चारण के मतानुसार कत्यूरी खस थे। कत्यूरी खस थे। अपने मत को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने बंगाल के पाल शासकों के अभिलेखों का सहारा लिया कि जो बंगाल के पाल शासक है उनके अभिलेखों में लिखा था, क्या लिखा था कि पाल कत्यूरियों के समकालीन थे। पाल किसके समकालीन थे? कत्यूरी। जब उत्तराखंड में कत्यूरी थे तो बंगाल में पाल थे। ठीक है, पाल अभिलेखों के अनुसार खस देश पालों के अधीन था। और खस देश किसके अधीन था? खस देश मतलब उत्तराखंड किसके अधीन था? पालों के अधीन था। ठीक है, और खस उत्तराखंड की शक्तिशाली प्रसिद्ध जनजाति थी और उन्होंने जो है कोल और किरातों को क्या किया था? पराजित किया था, उन पर शासन किया था। ठीक है, ठीक है। डबराल के अनुसार कत्यूरी तथा खसों की सामाजिक स्थिति काफी मतलब मिलती जुलती थी। तो उसने कहा कि ठीक है, खस ही जो है कत्यूरी थे। एक लाइन लिख दीजिए, लिखिए, डबराल का मत अन्य मतों की अपेक्षा, डबराल का मत अन्य मतों की अपेक्षा उचित, डबराल का मत अन्य मतों की अपेक्षा, डबराल का मत अन्य मतों की अपेक्षा उचित प्रतीत होता है, उचित प्रतीत होता है। डबराल का मत अन्य मतों की अपेक्षा उचित प्रतीत होता है। साथ ही कत्यूरी तथा खसों की, साथ ही कत्यूरी तथा खसों की सामाजिक स्थिति में भी, साथ ही कत्यूरी तथा खसों की सामाजिक स्थिति में भी काफी समानता थी, काफी समानता थी। ठीक है, तो इस मत को हम मानेंगे कि जो कत्यूरी जो वंश थे उनकी उत्पत्ति किससे हुई थी? खसों से हुई थी। खस एक क्या थी? एक प्राचीन जाति थी और उन्हीं से ही किसकी उत्पत्ति हुई थी? कत्यूरियों की उत्पत्ति हुई थी। हालांकि प्राचीन जातियां तो तीन थी, कोल भी थे और किरात भी थे, लेकिन कोल किरात पर किसने विजय प्राप्त करी? खसों ने। और खसों से आगे कौन बने? कत्यूरी बने। ठीक है, तो ये मत सबसे प्रमाणिक मत माना जाता है। ठीक है, ये हमने उत्पत्ति जाना कि किस तरह से जो है कत्यूरियों की उत्पत्ति उत्तराखंड में होती है। ठीक है, अगला लिखेंगे नोट करके। कत्यूरी वंश की प्रारंभिक राजधानी कार्तिकेयपुर में थी। कत्यूरी वंश की प्रारंभिक राजधानी कार्तिकेयपुर में थी। कार्तिकेयपुर। कत्यूरी वंश की प्रारंभिक राजधानी कार्तिकेयपुर में थी। कार्तिकेयपुर हम कहें तो जोशीमठ के पास में ही एक स्थान है जिसको कार्तिकेयपुर कहा जाता है। ठीक है, कार्तिकेयपुर में थी। कत्यूरी वंश की प्रारंभिक राजधानी कार्तिकेयपुर में थी। कार्तिकेयपुर जोशीमठ के पास स्थित था। कार्तिकेयपुर जोशीमठ के पास स्थित था। कार्तिकेयपुर जोशीमठ के पास स्थित था। इसी कार्तिकेयपुर शब्द से, इसी कार्तिकेयपुर शब्द से, इसी कार्तिकेयपुर शब्द से कत्यूरी शब्द का उद्भव हुआ। इसी कार्तिकेयपुर शब्द से कत्यूरी शब्द का उद्भव हुआ। इसी कार्तिकेयपुर शब्द से कत्यूरी शब्द का उद्भव हुआ। कालांतर में कत्यूरी शासकों ने
कालांतर में कत्यूरी शासकों ने कार्तिकेयपुर का त्याग कर दिया। कालांतर में कालांतर में कत्यूरी शासकों ने देखिए जरा उत्तराखंड मैप में आ जाइए थोड़ा सा, तब तक हम उत्तराखंड मैप को देखते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड हो गया भैया, देख लीजिए उत्तराखंड बन गया आपका। इस तरह से आप उत्तराखंड को बनाएंगे ये, ठीक है। ये उत्तराखंड हो गया आपका। ये आपका उत्तराखंड हो गया, ठीक है। उत्तराखंड का मैप आपने देखा सामने बना हुआ है। यहाँ पर चमोली है, कहां पर है? चमोली है। अगर हम बात करें तो चमोली यहाँ पर है, लगभग यहाँ से लगभग शुरू होता है चमोली, इस तरह से ये ऐसे करके यूं इस तरह से, और ये आपका ये चमोली हो गया, ठीक है। चमोली में है जोशीमठ, क्या है? जोशीमठ, ठीक है, जोशीमठ है। और जोशीमठ के पास में ही एक स्थान था जिसका नाम था कार्तिकेयपुर, ठीक है। कार्तिकेयपुर में ये लोग रहते थे। पहली बात देखो, आपने अभी सुना कि कत्यूरियों का जो उद्भव हुआ, जो उत्पत्ति, अरे सुन लो भाई, क्या है? कत्यूरियों का जो उद्भव हुआ वो खसों से हुआ, ठीक है। लेकिन फिर खसों का नाम कत्यूरी कैसे हो गया? उनको तो खसी होना चाहिए था, ठीक है। तो इसके पीछे यह तर्क है कि भाई इनकी राजधानी जो है जोशीमठ के पास कार्तिकेयपुर थे। कार्तिकेयपुर इनका राजनीतिक क्षेत्र था, और साथ में ही ये कार्तिकेय नामक देवता की पूजा करते थे, ठीक है। शिव के जो पुत्र थे कार्तिकेय, उनकी ये पूजा करते थे, ठीक है ना। आज भी हमने पढ़ा कि भाई कुमाऊं में जो है कार्तिकेय को लोक देवता माना जाता है, हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इन दो स्थानों के कारण इनको कत्यूरी कहा गया, या फिर आप कह सकते हैं कि कार्तिकेयपुर या फिर कत्यूरी इनको कहा गया, इन दो के नाम पर, क्योंकि ये रहते थे जहां पर रहते थे उसका नाम था कार्तिकेयपुर, और ये कार्तिकेय नामक देवता की पूजा करते थे, जिसके कारण इनको कत्यूरी कहा गया, ठीक है। तो यहां पर जब तक इनकी राजधानी जोशीमठ रही, ठीक है, जोशीमठ के कत्यूरी बहुत शक्तिशाली थे, बहुत शक्तिशाली, इतने शक्तिशाली थे कि इन्होंने पूरे उत्तराखंड पर एक छत्र शासन किया, पूरे की पूरे उत्तराखंड पर। लेकिन बाद में अगर हम बात करें, इसके एक राजा हुए जिनका नाम था नरसिंहदेव। क्या नाम था? नरसिंहदेव एक राजा रहे, ठीक है। अगर हम कत्यूरियों के बारे में पढ़ते हैं तो 14 राजाओं का नाम मिलता है हमको। कितने राजाओं का? 14। दूसरे राजा का नाम नहीं मिलता है। वसंत देव के पुत्र का नाम नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि नाम तो मिला है, लेकिन जहां उसका नाम लिखा हुआ है वो मिट चुका है, मतलब उसको पढ़ा नहीं जा सका। इसलिए जो बसंत देव के बाद राजा बना उसके नाम का पता नहीं है। लेकिन बसंत देव के बाद खरपर बना, फिर अधीज देव बना, फिर त्रिभुवन बना, निम्बर देव बना, इष्टगण बना, ललित सुर बना, भूदेव बना, सलुणादित्य बना, इच्छर बना, देशट बना, पदम बना और सुभिक्ष राज बना। ये 14 राजाओं का नाम है, ठीक है। लेकिन जो नरसिंह जो राजा हुआ, इस वंश का जो नरसिंह राजा हुआ, उसने अपनी राजधानी, याद रखना भाई नरसिंह का नाम, ठीक है। नरसिंह देव जो था उसने अपनी राजधानी यहां से कहां पर ले गई? बैजनाथ ले गई। बैजनाथ कहां पर है? कुमाऊं में है। कहां पे ले गई? बैजनाथ, ठीक है। नरसिंह देव जो था उसने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से कहां पर ले गई? बैजनाथ। बैजनाथ कहां पर है? बैजनाथ कहां पर है भाई, बोलो? ठीक है, हाँ, बैजनाथ में जो है, बैजनाथ कुमाऊं में उसने अपनी राजधानी ले। अब क्यों ले गई? क्या कारण था? राजधानी परिवर्तन का क्या कारण था? ठीक है, एक आध तो मतलब बातें ऐसी हैं कि जिसके प्रमाण नहीं है, एक आध बातें ऐसी हैं जिसके प्रमाण नहीं है, तो उस बातों को हम नहीं लिखेंगे, ना ही हम उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसे हैं जिनकी प्रमाण है, जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जो है हिमस्खलन होता था। क्या होता था? हिमस्खलन, जानते हो ना? हिमस्खलन मतलब क्या होता है? भूस्खलन क्या होता है? भूस्खलन क्या होता है? भूस्खलन
हाँ ठीक है, यहाँ पे हिमस्खलन होता था, मतलब यहाँ पे बड़े बड़े हिम के जो पहाड़ गिर के आते थे यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कहते हैं। और इसलिए यहाँ पे भाई देखिए उस समय कितनी बर्फ गिरती होगी, आज देखो उत्तराखंड में कितनी बर्फ गिरती है, उस समय कितनी बर्फ गिरती होगी, जरा कल्पना करिए, है ना। तो उस चीज से बचने के लिए नरसिंह देव ने अपनी राजधानी कहाँ पे ले गई, कुमाऊं ले गई, कि भाई मुझे बैजनाथ जाना है। लेकिन जैसे ही उनकी राजधानी बैजनाथ चली जाती है, बैजनाथ के जो कत्यूरी थे वो शक्तिशाली नहीं थे भाई, वहां से उनका पतन होना शुरू हो जाता है, बस वहां से उनका पतन होना शुरू हुआ। फिर जब उनका पतन होता है तो फिर उनका जब पतन हुआ तो फिर अनेक छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाता है कत्यूरी शासन, अनेक छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाता है। ऐसा कोई नहीं बचा जो पूरे उत्तराखंड पर शासन कर सकता था, ऐसा कोई नहीं बचा, ऐसा कोई नहीं बचा। जैसे उदाहरण के तौर पर कभी ऐसा नहीं होता है कि भाई जो है कोई राजनीतिक पार्टी टूट गई, है ना, तो ऐसा कोई नहीं बचा कि जो अलग से पार्टी बनाई वो दूसरी दूसरी पार्टियों में चले गए, कोई किसी में चले गए, कोई किसी में चले गए, ऐसे ऐसे करके। तो ऐसे तो करना है, कोई बचा ही नहीं ऐसा जो कि पार्टी को संभाल सके। तो ऐसा ही हुआ कत्यूरियों के साथ, जब वो बैजनाथ गए तो बैजनाथ उनके लिए अनलकी साबित हुआ, जबकि जोशीमठ उनके लिए क्या था, लकी था भाई, बहुत बहुत शक्तिशाली थे कत्यूरी। तो जो 52 गढ़ बने, ऐसा कहा जाता है जो 52 गढ़ बने उत्तराखंड में, वो इन्हीं के ही वंशज तो थे। किसके वंशज, कत्यूरियों के वंशज। भाई मान के चलते हैं कोई व्यक्ति राज घराने का है तो राजा तो रहना ही है ना उसको, वो कोई और तो नहीं बनेगा, क्या बनेगा, वो राजा तो रहेगा ना वो, ठीक है। लेकिन अब उसके अंदर इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि वो फिर पूरे उत्तराखंड का राजा बने, तो फिर वो क्या करेगा बोलो, एक छोटे से भाग का राजा बन जाएगा। भाई चलो इतना बहुत है, लेकिन राजा तो रहेगा ना, राजघराने का है ना, तो राजा तो रहेगा। अब ऐसा दूसरा भी राजा है, तो सब हम जितने भी लोग हैं मान के चलते कत्यूरी वंशज के सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, तो हम सब राजघराने के हैं, तो ऐसे थोड़ी करेंगे कि किसका जो है मंत्री बनेंगे मंत्री नहीं बनेंगे ना, राजा ही बनेंगे ना। भले ही हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम पूरे उत्तराखंड को अपने जो है अंतर्गत रख सके, कोई बात नहीं है, ये क्या बोलते हैं, पुरुला या फिर पुरुला बड़कुंडा गांव को कोई रख लेगा और 2-4 उसको कोई रख लेगा, 2-4 को कोई रख लेगा, लेकिन बनेंगे क्या, राजा। तो ऐसे तो बना, वैसे तो बने 52 गढ़ उत्तराखंड में, फिर इन्हीं के वंशज थे वो सारे, किसके, कत्यूरियों के। और क्या इनके वंशज थे वो, कत्यूरी वंश का ऐसे खत्म हो गया, तुरंत खत्म हो गया, ठीक है। भले ही उनका शासन खत्म हो गया, वो चीज नहीं रही जो चीज कब थी, जब ये लोग कार्तिकेयपुर में थे, तब तो भाई बहुत महान थे। 300 वर्षों तक शासन किया, बताइए, लगभग 300 वर्षों तक पूरे उत्तराखंड में। 700 ईस्वी से लेकर लगभग 1000 ईस्वी के आसपास इनका पूरा शासन रहा, लेकिन उसके बाद इनका पतन होना शुरू हुआ। जब ये लोग कहाँ गए, नरसिंह देव ने जो है आई थिंक गलती करी, नरसिंह देव ने जो कहाँ चला गया, बैजनाथ राजधानी लेके गया। अगर वो बैजनाथ नहीं ले जाता राजधानी, तो हो सकता है कि कत्यूरी वंश आगे भी चलता रहता, ठीक है। अब जब इनका पतन हुआ, जब इनका पतन हो जाता है, तो हमारा प्राचीन इतिहास खत्म हो जाता है उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास समाप्त। फिर चलता है आपको मध्यकालीन में हम परमार वंश और चंद वंश को पढ़ते हैं। कत्यूरियों का पतन होता है, उधर से आपका चंद वंश का उदय होता है, या फिर पंवार वंश का उदय होता है, ठीक है। जो पंवार वंश के राजा थे, ठीक है, जो 52 गढ़ थे वो बने हुए, हमने कहा 52 गढ़ थे, वो भी उनमें से कई सारे लोग कत्यूरियों के ही वंशज थे, वो कत्यूरियों के ही थे, ठीक है। लेकिन बाद में हमने कहा जब किसका उदय हुआ था, जब हम उत्तराखंड के उसमें आते हैं मध्यकालीन में, तो 2 वंशों को पढ़ते हैं, किसको, चंद और पंवार को। पंवार की अगर हम बात करें तो यहीं से पंवार वंश की उत्पत्ति होती है, चमोली से। कहां से होती है, पंवार वंश की उत्पत्ति कहां से होती है, चमोली से ही होती है। क्योंकि पंवार वंश ने सिर्फ गढ़वाल में शासन किया। एक आध पंवार वंश का शासक ऐसा हुआ जिसने कुमाऊं में भी शासन किया, पता है आपको, वो चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो कौन सा जिसने कुमाऊं में भी शासन किया। लेकिन चंद वंश ने हमेशा कुमाऊं में शासन किया, हमेशा लिखा रहता है कि कुमाऊं का चंद वंश, ठीक है, कुमाऊं का चंद वंश, ठीक है। राजबुंगा उनकी राजधानी करके हुआ करती थी, राजबुंगा, ठीक है। और इनकी हम बाद में बात करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो आपने डबराल की बात सुनी, शिव प्रसाद डबराल चारण की बात सुनी कि खसों से जो है किसकी उत्पत्ति हुई,
कत्यूरियों की उत्पत्ति हुई और कत्यूरियों की प्रारंभिक राजधानी कहां पर थी? जोशीमठ थी, कार्तिकेयपुर में थी। और इनको कत्यूरी क्यों कहा गया? क्योंकि ये कार्तिकेयपुर में रहते थे और ये कार्तिकेय नामक देवता की पूजा करते थे, जिसके कारण इनको कत्यूरी कहा गया। ठीक है। और फिर हमने कहा कि कालांतर में जो है कत्यूरी शासकों ने कार्तिकेयपुर को त्याग दिया तथा अपनी नई राजधानी वैजनाथ को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है। हाँ, लिखिए कालांतर में कत्यूरी शासकों ने कार्तिकेयपुर को त्याग कर कालांतर में कत्यूरी शासकों ने कार्तिकेयपुर को त्याग कर अपनी नई राजधानी वैजनाथ में बनाई। या स्थानांतरित की। भाई कार्तिकेयपुर को त्याग दिया और फिर कहां चले गए? कुमाऊं में चले गए, वैजनाथ की। भाई नहीं, अब हमारी राजधानी कहां होनी चाहिए? वैजनाथ में हमारी राजधानी होनी चाहिए। नोट करके लिखेंगे, कत्यूरी वंश के अभिलेखों में कत्यूरी वंश के अभिलेखों में 14 कत्यूरी शासकों का नाम मिलता है। 14 कत्यूरी शासकों का नाम मिलता है। कत्यूरी वंश के अभिलेखों में 14 कत्यूरी शासकों का नाम मिलता है। 14 कत्यूरी शासक। कितने शासकों का? 14 कत्यूरी शासक। लेकिन जितने भी ये शासक हुए, कत्यूरी शासक 14 हुए, इनको याद रखना बहुत आसान है। ठीक है। मतलब अगर इनकी उपाधि देखें तो लगभग सबने एक ही उपाधि ली थी। कौन सा? परम भट्टवारक है वो। भट्टवारक दो नहीं, वो टौ है। परम भट्टवारक महाराजाधिराज परमेश्वर। ठीक है। सबने ये उपाधियां ली। पहला राजा कौन हुआ? बोलो। पहला हुआ वसंत देव। पहला कौन हुआ भाई? और दूसरे का जो नाम है वो लिखा हुआ तो है, लिखित तो मिला, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया, वो मिट चुका था कि पता नहीं वसंत देव का पुत्र कौन हुआ था। तो दूसरा जो राजा हुआ कत्यूरी वंश का, उसके नाम का उल्लेख नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दिया गया है। तीसरा खरपर देव। फिर चौथा, अब सारे हैं, अधीध, अधीधजदेव। ठीक है। अधीधजदेव। त्रिभुवन के बाद है निम्बरदेव। निम्नवरदेव है वो। निम्नवर लिखा हुआ है, निम्नवरदेव। फिर है इष्टगण। 7वें स्थान पर है इष्टगण। 8वें पर है ललित सुरदेव। सुखदेव नहीं, ललित सुरदेव के बाद है भूदेव। 9वें स्थान पर भूदेव है। और 10वें स्थान पर है सलोणादित्य। सलोणादित्य। फिर 11वें स्थान पर हैं
इक्षरदेव, 12वें स्थान पर हैं देशट देव, देशट देव, देशट देव। और 13वें स्थान पर नाम आता है पद्मदेव और फिर सुभिक्षराज, पद्मदेव और 14 पर सुभिक्षराज। ये 14 राजा हैं जिनका नाम जो है हमने कहा कत्यूरी वंश के अभिलेखों में कत्यूरी वंश के शासकों के नामों का उल्लेख किया गया है। इन अभिलेखों में 14 कत्यूरी शासकों के नाम का उल्लेख मिलता है जो निम्न है। ठीक है, इनमें से सबने परम भट्टवारक, दौ नहीं वो टौ है, परम भट्टवारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की सिर्फ 3 को छोड़कर, 3 लोगों ने नहीं की। किस किस ने नहीं की? त्रिभुवन ने नहीं की, निम्बर ने नहीं की और सलोणादित्य ने नहीं की। ठीक है, त्रिभुवन ने नहीं की भाई, इसके पास कोई उपाधि नहीं थी। निम्बर ने भी नहीं की और सलोणादित्य ने भी नहीं की। और बाकी ने सबने किस उपाधि को धारण किया? बोलो बोलो कौन सी उपाधि है? परम भट्टवारक, परम भट्टवारक महाराजाधिराज, महाराजाधिराज, आगे बोलो परमेश्वर। ये सबने ये उपाधि, सबकी ये उपाधि है, एक ही उपाधि है सबकी। बस 3 राजा ऐसे हुए जिन्होंने कोई भी उपाधि धारण नहीं की, जिनमें से एक तो त्रिभुवन है और एक निम्नबर है और एक कौन है? सलोणादित्य। इन्होंने कोई उपाधि धारण नहीं की और बाकी सब की सब राजाओं ने जो है परम भट्टारक लिखना है इसको, है परम भट्टारक है वो, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। ये उपाधि सबने, यानी कि 9 लोगों ने इस उपाधि को धारण किया। प्रश्न आया हुआ है कि जो क्या बोलते हैं कत्यूरी वंश के जो राजा थे वो किस उपाधि को धारण करते थे? तो ये है 9 लोगों ने इस उपाधि को धारण किया। ठीक है, और ये हम पढ़ चुके हैं कि इनकी प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ थी। जोशीमठ के पास कार्तिकेयपुर में थी और फिर इसको परिवर्तित किसने किया? क्या नाम था उसका? हाँ, क्या नाम था? नरसिंह देव ने इसको कहां पे ले गई थी? बैजनाथ ले गई थी। अगर आपने लिख दिया है तो मैं आगे बढ़ता हूं, इससे आगे की बात करते हैं। लिख दिया ना आपने? 14 राजाओं के नाम आ गए हैं। ठीक है, बसंत देव के बाद इसका जो पुत्र था उसका नाम तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया, वो मिट चुका था कि ऐसा लिखा हुआ है, उसको स्पष्ट रूप से पढ़ा नहीं गया कि बसंत देव के पुत्र कौन हुए, ये पढ़ा नहीं गया। आगे सुनिए, कत्यूरी वंश के ज्ञात अभिलेखों से कत्यूरी वंश की स्थापना का श्रेय बसंत देव को दिया जाता है। जितने भी ज्ञात अभिलेख हैं उनसे यह जानकारी प्राप्त होती है कि इस वंश की स्थापना किसने करी? वसंत देव ने। ठीक है, इसको वसंत देव को जो है जनश्रुतियों के अनुसार, ठीक है, वसंत देव को जो है वासुदेव भी कहा गया है। क्या कहा गया है? वासुदेव। लेकिन कोई कहता है कि वसंत देव और वासुदेव दोनों एक ही थे। ठीक है, जनश्रुतियों के अनुसार कत्यूरी वंश की स्थापना वासुदेव ने की, लेकिन राहुल सांस्कृत्यायन ने इन दोनों को एक ही माना है कि भाई ये दोनों एक ही हैं, वासुदेव कहे चाहे वसंत देव कहें। तो आप इसको याद रखेंगे कि वासुदेव और वसंत देव को एक ही कहा गया है। और जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए उनमें इस बात का उल्लेख मिलता है कि कत्यूरी राजवंश की स्थापना जो है वसंत देव ने की थी। ठीक है, वसंत देव प्रारंभ में स्वतंत्र शासक नहीं था। सुन लीजिए, वसंत देव प्रारंभ में स्वतंत्र शासक नहीं था, उसे उत्तराखंड का सामंत या रक्षक नियुक्त किया गया था। उत्तराखंड का सामंत या फिर रक्षक उसको बनाया गया था। किसने बनाया था? वो कौन था वो व्यक्ति? ये पहले स्वतंत्र नहीं था। कौन? वसंत देव।
इसके ऊपर कोई था पहले, कौन था वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, बसंत देव प्रारंभ में स्वतंत्र शासक नहीं था, इसे उत्तराखंड का सामंत या रक्षक नियुक्त किया गया था। उसकी नियुक्ति यशो वर्मा द्वारा उत्तराखंड की तलहटियों में किए गए सैन्य अभियानों के समय में की गई थी। कोई यशो वर्मा नामक का एक व्यक्ति था, यशो वर्मा नामक का एक व्यक्ति था, जिसने जो है या फिर हम कहेंगे एक राजा था, जिसने जो है बसंत देव को उत्तराखंड का, ठीक है, सामंत या रक्षक नियुक्त किया था। ठीक है, तो यशो वर्मा के नीचे था ना बसंत देव, भाई वो स्वतंत्र कहाँ था। और बसंत देव स्वतंत्र कब हुआ वो मैं आपको बताता हूं कि एक बार ऐसा होता है कि दुर्भाग्य से यशो वर्मा को कश्मीरी शासक ललितादित्य से पराजय का मुंह देखना पड़ा। एक बार यशो वर्मा का युद्ध हुआ कश्मीर के राजा से, कश्मीर के राजा का नाम था ललितादित्य, और हारा कौन? यशो वर्मा। कौन हारा? यशो वर्मा। कौन यशो वर्मा? वही यशो वर्मा जिसने वसंत देव को उत्तराखंड का सामंत या फिर रक्षक नियुक्त कर रखा था। ठीक है, तो जब यशो वर्मा हार गया, दुर्भाग्य से यशो वर्मा को, ठीक है, मध्य कश्मीरी शासक ललितादित्य से पराजय का मुंह देखना पड़ा, जिस कारण यशो वर्मा के मान सम्मान में कमी आ गई और उसे अपने राज्य का बहुत सा भाग खोना पड़ा। होना ही था, जब राजा हारेगा तो ललितादित्य जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसने तो फिर क्या किया होगा, उसके राज्य को भी हड़पा होगा क्योंकि वो हार गया था। तो जब ऐसा हुआ तो इस परिस्थिति का लाभ उठाकर वसंत देव ने स्वतंत्र कत्यूरी वंश की नींव डाली। तब जो है उसको भी मौका मिल गया। किसको? मालिक साहब हार गए थे हैं, और भाई तो मौका तो मिला उसको भी। किसको? वसंत देव को। उसको भी लगा कि मुझे भी क्या करना चाहिए, ये तो मौका है। तो उसने फिर यशो वर्मा अभी जो है परेशानी में है क्योंकि वो ललितादित्य से हारा हुआ है, मुझे भी जो है स्वतंत्र कत्यूरी वंश की स्थापना करनी चाहिए। तो इस तरह से जो है वसंत देव ने जो है क्या की, बताओ, कत्यूरी वंश की नींव डाली तथा जोशीमठ के पास कार्तिकेयपुर को अपनी राजधानी बनाया। किसने? वसंत देव। तो भाई वसंत देव को तो कहेंगे ही उसका संस्थापक। किसका? हाँ, अभी जो है उसका रिजल्ट आया है एनटी का, सुना है आपने? नायब तहसीलदार का रिजल्ट आया है। आज के अखबार में उन लोगों का नाम छपा हुआ है जो नायब तहसीलदार बने। ठीक है, कल मैं वो अखबार आपको दिखा दूंगा लाके कि उन लोगों का नाम उसमें कि निम्न लोग बने नायब तहसीलदार। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, है ना? तो नायब तहसीलदार की जो सीट है, कहने में सुनने मारत की फिर निकलने वाली है। एनटी कहते हैं ना नायब तहसीलदार को, कि वो पोस्टें फिर से निकलने वाली, ऐसा कुछ सुनने में आया था। उसमें भी 3 ही टेस्ट होते हैं, प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप पढ़ने वाले हैं तो फिर आपके लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। यूपीएससी का आ गया, कौन है भाई टॉपर? यूपीएससी का रिजल्ट आ गया, आईएएस का रिजल्ट आ गया भाई, देख लो यूपीएससी का। उसमें उत्तराखंड के लोगों ने भी जो है मतलब अच्छे रैंक प्राप्त की है भाई, उत्तराखंड के लोगों ने। हाँ, आज के अखबार में पढ़ा मैंने कि उत्तराखंड के लोगों ने अच्छी रैंक प्राप्त की है। तो देखो उत्तराखंड के लोग कहाँ पहुंच गए। ठीक है, तो सुनिएगा जरा मेरी बात को जो मैं बता रहा था। तो यशो वर्मा, हमने बात करी यशो वर्मा की, कि यशो वर्मा ने पहले तो उसको क्या नियुक्त किया? सामंत, कि भाई जा भाई वसंत देव उत्तराखंड का सामंत या फिर रक्षक बन जा। तो वो बना, फिर उसको बनना पड़ा। और जब यशो वर्मा मध्य कश्मीर के राजा से हारा, ठीक है, तो इसका जो है इस परिस्थिति का फायदा उठाकर वसंत देव ने भी जो है स्वतंत्र कत्यूरी वंश की स्थापना की और जोशीमठ के पास कार्तिकेयपुर को अपनी क्या बनाई? राजधानी बनाई। वह एक शक्तिशाली शासक था। ठीक है, उसकी उपाधि परम भट्टारक क्या थी? परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर थी। उसने जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया। नरसिंह मंदिर है भाई वहां पे जोशीमठ में, जो नरसिंह मंदिर है, नरसिंह मंदिर या नरसिंह मंदिर कहां पर है? जोशीमठ में। इसका निर्माण किसने करवाया था? हाँ, वसंत देव ने। वह धार्मिक रूप से धर्म सहिष्णु था। बागेश्वर से प्राप्त अभिलेखों में उसकी पत्नी का नाम लिखिए,
राजनारायणी देवी, राजनारायणी देवी, वसंत देव की पत्नी का नाम क्या था? राजनारायणी, राजनारायणी देवी था। ठीक है, हाँ लिखिए, बागेश्वर से प्राप्त अभिलेख में उसकी पत्नी का नाम, किसकी पत्नी का नाम भाई? वसंत देव का। हम वसंत देव की बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, बागेश्वर से प्राप्त शिलालेख में, शिलालेख या अभिलेख, शिलालेख में उसकी पत्नी का नाम राजनारायणी देवी उत्कीर्ण है। राजनारायणी देवी उत्कीर्ण है। ठीक है भाई, तो याद रखें, कभी प्रश्न आ गए भाई, इतना बड़ा राजा था, कत्यूरी वंश की स्थापना करी उसने, कोई छोटी बात थोड़ी है। ठीक है, तो उसके राजनारायणी, नारायणी नहीं है, नारायणी है, नारायणी, राजनारायणी देवी। ठीक है, वसंत देव की पत्नी का नाम, किसके अनुसार? बागेश्वर में जो हमको अभिलेख प्राप्त हुए उसके अनुसार। ठीक है, आगे क्या होता है सुनिए, आगे क्या होता है? वसंत देव की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र शासक बना। भाई सबको मालूम है कि भाई राजा जो होते थे वो वंशानुगत होते थे। ठीक है, वसंत देव की जब मृत्यु होती है तो उसका पुत्र शासक बना, परंतु शिलालेख में उसका नाम मिट जाने के कारण ज्ञात नहीं हो सका। उसका नाम तो था लेकिन वो मिट गया था, इसलिए पता नहीं चल पाया। इसलिए हमने दूसरे नंबर पर क्या लगाया है? क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, कि भाई राजा तो थे, इसके पुत्र थे, लेकिन उनका नाम क्या था इसका पता नहीं है। उसकी उपाधि भी क्या थी? जो उसके पिता की थी, कौन सी? परम भट्टवारक महाराजाधिराज परमेश्वर थी। ठीक है, उपाधि का पता है लेकिन नाम का पता नहीं है। ठीक है, वह भी शैव मतों को मानने वाला था। बागेश्वर शिलालेख के अनुसार उसने अपने पिता वसंत देव द्वारा वैष्णव को दिए गए शरणेश्वर ग्राम को, चलो इसको छोड़िए, आगे देखिए, आगे अगर हम बात करें तो आगे की बात करें तो बागेश्वर शिलालेख में वसंत देव के पुत्र के पश्चात कत्यूरी शासक खरपर देव का नाम आता। खरपर देव का नाम हमने देखा कि हाँ ठीक है, उसके बाद खरपर देव बनता है, खरपर देव बनता है। उसकी उपाधि भी अपने पूर्वजों की भांति परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर था। खरपर देव के पश्चात उसका पुत्र, ठीक है, अधीद, उसका पुत्र कौन था? ठीक है, हाँ अधीज देव राजा शासक बना। उसने भी अपने पूर्वजों की तरह परम भट्टवारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। बागेश्वर शिलालेख के अनुसार उसकी पत्नी का नाम भी लिखा हुआ, लेकिन इतना डीप हम नहीं जाएंगे। आगे चलें तो फिर हम बात करते हैं कि अधीद राज के पश्चात उसका पुत्र त्रिभुवन राज कत्यूरी वंश की राजगद्दी में बैठा। आप देख रहे हैं लिस्ट में। ठीक है, उसने अपने पूर्वजों की भांति कोई उपाधि धारण नहीं की। किसने? त्रिभुवन राज ने। त्रिभुवन राज की अगर हम बात करें तो उसने नहीं की भाई, उसने कहा कि नहीं, मुझे कोई उपाधि धारण नहीं करनी। यहां तक लगातार उपाधियां लेते रहे हो जैसे पूर्वजों ने ली थी। और फिर एक बात और कि उसने अपने पूर्वजों की भांति कोई उपाधि धारण नहीं की। वह दानी प्रवृत्ति का राजा था। कौन भाई? याद रखें, किसकी बात हो रही है? त्रिभुवन की बात है। दानी प्रवृत्ति का राजा था। इसने कहा मुझे कोई उपाधि नहीं चाहिए। ये दानी प्रवृत्ति का राजा था। उसने अनेक मंदिरों को दान दिए। उसके समय में उसके भाई ने भी मंदिरों को दान दिए। त्रिभुवन राज के पश्चात कत्यूरी वंश की बागडोर, कहीं तो निम्न बर है, कहीं निम्बर लिखा हुआ है, कहीं निम्न बर है और कहीं निम्बर लिखा हुआ। निम्बर ने संभाली और निम्बर को बागेश्वर शिलालेख में निम्बर्त तथा पांडुकेश्वर ताम्रलेख में श्री निम्नबरम कहा गया है। वह शक्तिशाली शासक था। ललित सूर्यदेव के ताम्र लेखों में उसकी प्रशंसा की गई है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो आगे बात करते हैं कि यद्यपि त्रिभुवन राज की तरह निम्बर की भी कोई उपाधि लेखों में उत्कीर्ण नहीं है। निम्बर की रानी का नाम दाशु था।
ठीक है। हाँ, उससे उत्पन्न पुत्र का नाम इष्टगण देव था, जो निम्बर के पश्चात कत्यूरी वंश की राजगद्दी पर बैठा। इष्टगण देव ने परम भट्टारक महाराजे राजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। रोहित, ललित सुर के ताम्र अभिलेखों में उसकी प्रशंसा की गई है, ठीक है। उसकी रानी का नाम धरा देवी था। धरा देवी से पुत्र जिसका नाम ललित सुर पड़ा जन्मा, जो कालांतर में अपने पिता इष्टगण देव के पश्चात कत्यूरी वंश का अगला शासक बना। ललित सुर देव ने भी अपने पिता की भांति परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इस उपाधि के अतिरिक्त उसकी अन्य उपाधियां परम माहेश्वर तथा परम ब्राह्मण भी थी। वह एक शक्तिशाली एवं दानी शासक था। उसने अनेक मंदिरों को भूमि दान दी। उसके द्वारा अपने शासन काल में 21वें तथा 22वें वर्ष 2 ताम्र अभिलेख उत्कीर्ण कराए गए, जो कि पांडुकेश्वर से प्राप्त हुए। ललित सुर की 2 पत्नियां थी, जिनका नाम लया देवी तथा सामा देवी था। लया देवी से जन्मा पुत्र भूदेव ललित सुर के पश्चात कत्यूरी वंश की राजगद्दी पर बैठा। वह सुंदर तथा विद्वान था। उसकी उपाधि परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर परम ब्राह्मण भक्त तथा बुद्ध श्रवण शत्रु थी। वह कट्टर ब्राह्मण था। उसने एक शिलालेख बागेश्वर में उत्कीर्ण कराया। भूदेव के पश्चात सलोणादित्य कत्यूरी वंश का शासक बना। सलोणादित्य की किसी भी उपाधि का उल्लेख कत्यूरी अभिलेख में नहीं मिलता है। उसकी रानी का नाम सिंहबली देवी था। सलोणादित्य के पश्चात उसका पुत्र इष्टदेव शासक बना। उसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर परम ब्राह्मण तथा परम माहेश्वर की उपाधि धारण की थी। उसकी रानी का नाम सिंधु देवी था। क्या हो गया? सुन लो भाई थोड़ा, तब आपको डिस्कस करूंगा आपसे। सुन लीजिए पहले, ठीक है। इच्छर देव का उत्तराधिकारी देशट हुआ था। सामने लिखा हुआ है, उसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। उसकी अन्य उपाधियां परम माहेश्वर तथा परम ब्राह्मण भी मानी जाती हैं। उसने मंदिरों को भूमि दान भी दी। उसके ताम्र पत्र से ज्ञात होता है कि उसने अपने शासन काल में के 5वें वर्ष विजयेश्वर मंदिर को ऐशाल विषय के अंतर्गत यमुना नामक ग्राम अग्रहार के रूप में दिया। देशट के पश्चात उसका पुत्र पदम देव शासक बना। उसकी मां का नाम पल्लज देवी था। उसके द्वारा एक ताम्र अभिलेख उत्कीर्ण किया गया, जो कि पांडुकेश्वर से प्राप्त हुआ है। पदम देव 25 वर्ष से अधिक शासन उसने किया। उसने अपने शासन के 25वें वर्ष बद्रीनाथ मंदिर के नाम भूमि दान की। याद रखें भाई, देखो ये बहुत, पदम देव ने जो है बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान की थी, ठीक है। वह शक्तिशाली एवं दानी शासक था। पदम देव के पश्चात उसका पुत्र सुभिक्षराज कत्यूरी वंश का नया शासक बना। उसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। वह एक दानदाता शासक था। उसने अनेक मंदिरों को भूमि दान दी। उसने कत्यूरी राज्य की राजधानी कार्तिकेयपुर से स्थानांतरित कर नई राजधानी सुभिक्षपुर में स्थापित की, जो कालांतर में उसके वंशज नरसिंह देव द्वारा बैजनाथ में स्थानांतरित कर दी गई, ठीक है। ये कुछ चीजें हमने इन्हीं के संबंध में पढ़ी कि कौन कैसा बना, ये हमने इनके संबंध में ही पढ़ा। आप देख रहे हैं जो भी मैंने आपको बताया कि भाई ये इन्हीं के बारे में तो बताया कि कौन राजा बना, फिर किसका पुत्र बना, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखें तो हम इस तरह से देखेंगे कि भाई एक तो हमने किसकी बात पढ़ी भाई, देखो जरा किसकी बात पढ़ी हमने, पदम देव की, जिसने बद्रीनाथ को भूमि दान की, ठीक है। इनमें से अधिक शासक दानी शासक रहे थे, ठीक है। कुछ धार्मिक भी बहुत ज्यादा रहे थे और कईयों ने उपाधि धारण भी नहीं की,
ठीक है, शक्तिशाली भी रहे। लेकिन बाद में हम नरसिंह की बात करते हैं कि नरसिंह देव जो थे, ठीक है, उन्होंने जो है, हालांकि वैसे तो किसकी बात आती है, सुभिक्ष राज ने राजधानी परिवर्तन की कर दी थी। कहां से बोलो, कार्तिकेयपुर से सुभिक्ष राज ने राजधानी कहीं और ले गई, लेकिन नरसिंह देव ने उसको सीधा कहां पे ले गई थी, बैजनाथ ले गई थी। ये भी हम सुनते हैं। हाँ बोलो सर, ये इसमें 14 जो शासक है, इसमें नरसिंह देव का नाम तो है नहीं? इसमें नरसिंह देव का नाम नहीं है ना, और नरसिंह देव इसके बाद के राजा हैं, इसके बाद के राजा हैं। हाँ, इसके बाद के राजा हैं नरसिंह देव, ठीक है। अब क्या है, सुनो कि हमने यह भी पढ़ा कि जब कत्यूरी वंश का शासन था उत्तराखंड में, तो इसी समय जो है शंकराचार्य जो है कहाँ आए थे, उत्तराखंड में आए थे, ठीक है। उन्होंने बद्रीनाथ मंदिर का जो है, बद्रीनाथ मंदिर में उन्होंने विष्णु की मूर्ति को स्थापित किया, और कत्यूरी वंश के राजाओं ने जो है शंकराचार्य की शिक्षा का अच्छा पालन किया और बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। बहुत सारे मंदिर उत्तराखंड में ऐसे हैं जिसका निर्माण किसने करवाया था, कत्यूरी शासकों ने करवाया था, ठीक है। तो इससे आगे का जो भी बस थोड़ा बचा हुआ है, फिर हमारा प्राचीन काल खत्म होता है, हम आ जाएंगे मध्यकाल में, ठीक है। और मध्यकाल के बाद फिर हम आ जाएंगे आधुनिक काल में। हमने प्राचीन काल में 3 वंशों को पढ़ा, कुणित को पढ़ा, पौरव वंश को पढ़ा और कत्यूरियों को। कत्यूरी हमारा चल रहा है, लगभग हम इसको कल या परसों खत्म कर देंगे। उसके बाद हम सीधे आ जाएंगे मध्यकाल में। रिवीजन भी करा देंगे आपसे, जो चीजें